प्रिय छात्रों, फिजिक्स के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2018 से लगा के 2020 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं उनको कवर कर रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आना। 6 नंबर में से अगर कोई नंबर कटता है तो बहुत दर्द होता है, इसलिए हम ये 2018 से लगा के अभी तक संभावित क्वेश्चन जो आए हुए हैं बोर्ड में वो हम कवर कर रहे हैं। और इसको आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो कौन सा नियम ओम के नियम का पालन करता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आपको Bd और E में रिलेशन पता होता है, तो हमारा ये Bd इक्वल टू समानुपाती E हो जाता है। यही ओम के नियम का पालन करता है, यानी Bd और अपवाह वेग में संबंध यही आता है कि यह समानुपाती E के हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, LCR क्रमशः स्वप्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सूत्रों में से किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है, यानी विमीय सूत्र की आवृत्ति का नहीं है, यानी विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है का मतलब है कौन सा सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक नहीं है। आप जानते हो कि ये तो एक आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति हो गई या आवृत्ति हो गई, और ये भी इस R/L सेकेंड इनवर्स होता है। 1/RC ये भी सेकेंड इनवर्स होता है इसका मात्रक। तो ये 2 के मात्रक तो सेकेंड इनवर्स 3 के मात्रक हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता क्या है कि सही आंसर क्या होगा इसका, C/L, यानी ये आवृत्ति को निरूपित नहीं करता है। कहने का मतलब कौन सा आवृत्ति को निरूपित करता है, कौन सा नहीं करता है, ये आपको जानना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। इसी का गा खंड, एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युतांक की पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है को प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है, अतः उसकी तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K इंटू U के बराबर, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा U0, तो यही उसकी संचित ऊर्जा हो जाएगी। अगर U है तो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है सवाल, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव किस चीज़ पर निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनों के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निरोधी विभव निर्भर नहीं करता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। हमेशा निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक कैथोड के पदार्थ पर। ठीक है, अगला सवाल इसी में है, इसी का डा क्वेश्चन चला जाते हैं। डा क्वेश्चन, Fe आवृत्ति का एक वाहक तरंग, वैसे अब ये कोर्स में मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन अब कोर्स में है नहीं, 30% लेस में ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, फिर भी पर हम अगर आ जाता है तो हम ये मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन में इसमें बता देते हैं कि ये Fe आवृत्ति की एक वाहक तरंग FM आवृत्ति की एक श्रव्य तरंग द्वारा आयाम मॉड्यूलेट की जाती है। मॉड्यूलेट तरंग की बैंडविड्थ क्या होगी, मॉड्यूलेट तरंग की बैंडविड्थ यानी ट्वाइस FM होती है। याद कर लीजिए, अगर आ जाता है बाई चांस, जैसे कि पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, वो आ गए थे, तो इस साल भी आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी अनुसार से। ये हमारा 4 क्वेश्चन इसी का है। 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करिए। संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए आपको पता ही है कि लेमडा इक्वल टू द H/M इंटू बी हो जाएगा। 100 ग्राम का मतलब है 100 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻1, यानी 6.6 इंटू 10⁻31 ऊपर लिख लो आप। H की वैल्यू, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M की वैल्यू 10⁻1 हो जाएगी, ये द्रव्यमान की वैल्यू हो जाएगी, इंटू V वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो 6.3 भी आप लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पर, और 6.3 ने 6.6 ही लिख सकते हैं, तो ये 34 होता है। ये 31 लिख गया था, 34 होता है। तो अब 31 ऊपर चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से ये हट गया, तो ये आपका 6.6/3 इंटू 10⁻⁻34 ये आ जाएगा आपका। और हल करते हैं इसको, तो ये
3 टूट जा 2.2 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻34। इतनी तरंगदैर्घ्य उसकी इतने मीटर की तरंगदैर्घ्य आ जाएगी। यानी हमारा इसमें ऑप्शन जो कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतने मीटर में दिया हुआ है। अगर एंगस्ट्रम में दिया हुआ होता तो हम लोग इसको एंगस्ट्रम में चेंज कर लेते और उसके बाद में बताते 10⁻⁻10 से भाग दे देते या 10⁻+10 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये रहा हमारा अगले सेट का पहला क्वेश्चन। यानी एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल निर्भर करता है किस चीज़ पर। प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। नंबर 1 है इसमें तापकरण से कोई मतलब नहीं है, पदार्थ पर भी न, पृष्ठ क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी इस पे भी गुणनफल चालक के प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल, यानी किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह नियत ही होता है, इसलिए इसमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके है विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ के लिए होना चाहिए उच्च धारणशीलता। ये अब कोर्स में नहीं है इसलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो हम इसको बता देते हैं एक बार कि क्या होता है ये। तो ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होने चाहिए विद्युत चुंबक उच्च धारणशीलता और निग्राहिता नहीं, और निम्न धारणशीलता तथा उच्च निग्राहिता नहीं, यह है निम्न धारणशीलता तथा निम्न निग्राहिता ये होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गा क्वेश्चन इसी का खंड का। इस खंड का गा क्वेश्चन है आपका कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, ओम सेकेंड। ठीक है, ओम सेकेंड इनवर्स या सेकेंड अपान ओम या 1/ओम सेकेंड। 1/ओम सेकेंड नहीं हो सकता क्योंकि ओम और ये आप एक्सएल इक्वल टू द हम लोग एक्सएल इक्वल टू द हम लोग ओमेगा एल की बात कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं कि ओम है। तो ओमेगा एल क्या है, ये प्रतिरोध के बराबर ये ओम है, तो एल इक्वल टू द ओम बटे ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा 2πn होता है, तो ओमेगा अपान सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड इनवर्स हो गया, तो ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, ओम सेकेंड हो जाएगा। यानी पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ओम सेकेंड। प्रेरकत्व के मात्रक की जो विमा होती है वह ओम सेकेंड होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए ये अब देख लिया जाए तो ये व्यम तरंगे ये कोर्स में से इस बार हटा दिया गया है। फिलहाल हम बता देते हैं, व्यम तरंगों द्वारा क्षितिज को पार संचार के लिए निम्न में से कौन सी आवृत्ति प्रयुक्त होती है। 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति प्रयोग की जाती है, आप लोग याद कर लीजिए। अगला, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु में निम्नलिखित में से किस गुण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु के लिए, प्रकाशिक तंतु में निम्नलिखित में किस गुण का प्रयोग किया जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको सोच लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें अभी तक सत्य बताना था, अब हमें कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम होता है, ये तो सही है। विद्युत क्षेत्र में कोटर होल इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये भी सही है। धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है, यानी धातु का जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। ठीक है, और एन टाइप के अर्धचालक उदासीन होते हैं। एन टाइप चालक जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, ये सही है।
धातुओं का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। कम किस में होता है, सेमी का अर्धचालकों में होता है। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो आंसर सही होगा, धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, 2 माइक्रोकूलाम के आवेशों के बीच की जो दूरी है, 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करिए। यानी 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यानी तो P इक्वल टू द, आपको पता ही है कि P इक्वल टू द क्या होगा, तो P इक्वल टू द Q इंटू ट्वाइस एल होता है। ट्वाइस एल 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर Q की वैल्यू देख लेते हैं। तो Q इक्वल टू द 2 माइक्रोकूलाम है, 10 टू पावर -6 हो जाएगा। और ये मीटर में चेंज कर लेते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर सेंटीमीटर है, माइनस ट्वाइस हो जाएगा। अगर 3 दूनी 6, 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -8 मीटर इंटू कुलाम, कुलाम इंटू मीटर, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम द्विध्रुव आघूर्ण इतना हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, वो ये है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। चलिए प्रतिपथ की प्रतिबाधा Z निकालने का हमारे पास फार्मूला है, Z इक्वल टू द √R² प्लस XL माइनस XC2 होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर सिर्फ प्रेरकत्व लगा हुआ है तो XL स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है आपके पास R ये दिया गया है और XL ये हमारे पास दिया गया है, दोनों आपस में स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √100 और अंडर रूट हटाओगे तो हमारे पास जो प्रतिबाधा है वह आ जाएगी 10 ओम की आ जाएगी, यानी Z इक्वल टू द हमारा 10 ओम आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम इतने वोल्ट है तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रिलेशन होता है E इक्वल टू द CB होता है, तो B इक्वल टू द हो जाएगा E/C हो जाएगा। जब E/C हो जाएगा तो हम लोग B इक्वल टू द यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, C5 बटे 3 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू पावर -8 यानी लगभग हमारा ये आ जाएगा 1.6, 3 एकम 3, 3 18, 6 और 7 इंटू 10 टू पावर -8 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि ये क्वेश्चन हमारा ये सही होगा आंसर। हमेशा ये रिलेशन जरूर यहाँ पर याद करिएगा, E इंटू CB ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में एक रिलेशन होता है। तो आगे के क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए ये आएगा नहीं। इसको पढ़ने के लिए समय बर्बाद ना करें तो अच्छा है। वैसे हम बता देते हैं एक बार कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है हमारे पास। 10 किलोहर्ट्ज आवृत्ति तथा 20 वोल्ट शिखर वोल्टता वाले संदेश सिग्नल का उपयोग करके 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तथा 20 वोल्ट शिखर वोल्टता के वाहक तरंगें मॉड्यूलेट की जाती हैं। उत्पन्न पार्श्व बैंड की आवृत्तियाँ बताइए। उत्पन्न पार्श्व बैंड की आवृत्तियाँ क्या हो जाएंगी, इसमें 10 इंटू 990 हर्ट्ज होता है, लेकिन यह आपको पढ़ना नहीं है। फिलहाल आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारे पास है गामा तरंगदैर्घ्य की फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है। गामा तरंग की फोटॉन की ऊर्जा E = आपको पता ही है SC/λ होती है। तो SC/λ या हर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी का देख लीजिए। दिए गए चित्र में परिपथ में धारा में दर्शाई गई धारा में आई का मान ज्ञात करना है, यानी ये आई का मान ज्ञात करना है। किरचॉफ का नियम है संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जाने वाली धाराएं। तो ये भी संधि की ओर आ रही, ये भी संधि की ओर आ रही, ये धाराएं संधि से बाहर की ओर जा रही, तीनों धाराएं। इसका मतलब 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, ये अगर हम लोग देखें इधर वाली जा रही धाराओं का योग पहले देख लें तो 1 + 1.3 प्लस आई बराबर आ रही 4 + 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2.3 प्लस आई, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 6। दैट इज द सॉल्व कर सकते हो। तो आई बराबर 6 माइनस 2.3 को 6 में से माइनस कर लो, ये आ जाएगा 7 और 5 में से 3.7 एम्पियर की धारा हो जाएगी। यानी आपको किरचॉफ का नियम यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ का नियम लगाना है। सिग्मा आई = 0 वाला, यानी आ रही धाराएं बराबर जा रही धाराएं, यही नियम लगाना है। तो आपका मान हो जाएगा 3.7 एम्पियर। ओके, चलिए आगे की ओर दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी में पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। अशुद्धि किस ग्रुप की संयोजकता की मिलाई जाती है। मैंने कहा जब हम 4th ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं जर्मेनियम हो गया, जब हम 3rd ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तीसरे ग्रुप की, तो वो पी टाइप अर्धचालक बनता है। पी टाइप में चालन विद्युत चालन होता है, वो होलों द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग ये इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव पी पर वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी पी को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो पी को किया गया कार्य W बराबर PE और ये किया गया द्विध्रुव आघूर्ण P तथा वैद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव को घुमाने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो किया गया कार्य हमें निकालना है 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक हमें निकालना है, तो किया गया कार्य हमारा PE के बराबर होगा। मैक्सिमम कार्य हमारा PE के बराबर हो जाएगा, यानी ये कह सकते हैं यहाँ पर 1 - PE के बराबर हो जाएगा। इतना किया गया कार्य है द्विध्रुव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखें। इनके बीच दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य की आवश्यकता होगी। यानी किया गया कार्य कितना होगा, यानी हमें क्या है कि 2 बिंदु आवेश यानी 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी को 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए किया गया कार्य, यानी 6 सेंटीमीटर तो किया गया। पहले क्या है कि दोनों के बीच में किया गया कार्य निकाल लो, तो कार्य पहले निकल आएगा। तो F = हम लोग अगर निकालते हो तो ये Q1 Q2/9 × 10⁹ वाले फार्मूले से पहले क्या हुआ 10 सेंटीमीटर पर कार्य निकाल लो, फिर 6 सेंटीमीटर पर कार्य निकाल लो, फिर डेल्टा F जो आ जाएगा वो दोनों में से डिफरेंस आ जाएगा। फिर उसको 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने में 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, वही आपका मेन आंसर होगा। चाहो तो ये मैं हल कर दूं या मैं पहले बता देता हूं। पहले F1 = आप निकाल लीजिए 9 × 10⁹ 9 × 8 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर 12 × 10⁻⁻6
10 सेंटीमीटर है 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर उसके बाद में F2 निकाल लीजिए, वहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो ऊपर 9 × 10⁻9 ही रखोगे, बाकी ऊपर का यही रखोगे बस। यहाँ पर 6 × 10⁻, फिर उसके बाद में डेल्टा F निकाल लोगे, जो डेल्टा F निकल आएगा उसी से 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में निकाल के हमें बताना है। तो इसका आंसर 5.8 जूल निकला है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया है। आप भी इसको देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ई और बी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत तथा चुम्बकीय वेक्टर हैं, तब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा क्या होगी, ई क्रॉस बी। हमेशा याद रखो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं या चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं, इसलिए इनके संचरण की दिशा हमेशा ई क्रॉस बी होती है। यहाँ ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। पी टाइप अर्धचालक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक किस प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, किस प्रकार के होते हैं। हमेशा मैंने कहा चाहे एन टाइप अर्धचालक हो, चाहे पी टाइप अर्धचालक हो, चाहे अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक हो, सब क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो आपको हमेशा बिना सोचे समझे ही ये दिमाग में गांठ में याद कर लेना है कि अर्धचालक हमेशा उदासीन होते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये रहा चा वाला क्वेश्चन, यानी पोलोनियम 218 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है कि ये नीचे जो होता है पोलोनियम PO अगर आपके पास है 218 ये लिखा हुआ है, 84 है, तो हमेशा Z ये होता है और A ये होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वह A-Z हो जाती है। तो A-Z का मतलब हो गया 218 में से आप 84 घटा लो, 84 घटा लो, तो कितना आपका आ जाएगा पोलोनियम की संख्या, वही आपकी आ जाएगी 134 134 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, यानी 134 आपके न्यूट्रॉन्स हो गए पोलोनियम के नाभिक में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र E तथा P आघूर्ण के द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, आपको पता ही है कि हमने पढ़ाया है कि ये P क्रॉस E होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमेशा P क्रॉस E के बराबर, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट चालकता का भाई मात्रक क्या होता है आप लोगों को पता है, लेकिन याद कर लीजिए एक बार। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं कि यानी विशिष्ट चालकता सिग्मा = 1/ρ होती है, तो ρ का मात्रक ओम मीटर होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद कर लीजिए। ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अभी JEE या नीट का एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी अब ये पूछे जाने लगे हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद कर लीजिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा B वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन B वोल्ट से त्वरित होकर B चाल से एक लक्ष्य से टकराता है, 2 वोल्ट से त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। यानी अब यहाँ पर कि वोल्ट से टकरा कर इलेक्ट्रॉन इतने पे जा रहा है, तो उसकी चाल के बारे में बताया गया है कि चाल कितनी होगी। तो ये हमेशा चाल √2b के बराबर हो जाएगी जब 2 वोल्ट से टकराएगा, यानी B वोल्ट पर √वोल्ट B में आ जाता है, तो √2b के बराबर आपका चाल आ जाएगा। आयनन मंडल ये हमारे कोर्स में है नहीं है। 5 मेगाहर्ट्ज की बात परावर्तित होकर 5 मेगाहर्ट्ज देगा,
ये कोर्स में है नहीं, इसलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दो प्रकाश तरंगों का समीकरण आपके पास दिया गया है, ये एक दिया गया है, एक ये आपके पास दिया गया है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंगों की न्यूनतम तथा अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो मैक्सिमम तीव्रता आई, अगर हम लोग आर मैक्सिमम, पहले तो हम लोग इसका क्या करिए कि इनका हम लोग परिणामी आयाम निकाल लें। परिणामी आर मैक्सिमम निकलेगा, वह दोनों के योग के बराबर होगा। 8 + 6 14 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोग यहीं पर आर मिनिमम की बात करते हैं तो ये हमारे पास निकलेगा 8 - 6 यानी 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपके पास तीव्रताओं का न्यूनतम तथा अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है। अधिकतम और न्यूनतम का मत निकालिएगा। तो आर आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम, तो ये आर स्क्वायर मिनिमम बटे आर स्क्वायर मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी आपकी, स्क्वायर कर लो, मिनिमम 2 दूनी 4 हो जाएगा और मैक्सिमम 196 हो जाएगा। अगर 4 से हम लोग ये कट दें तो 4 चक्कू 16 नेमा 36 4 और 9 यानी 1 और 49 का रेशियो आपका हो जाएगा। तो अगर हमारा इसमें हम लोग देखते हैं तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच समीकरण 2 sin ωt और B = द cos ωt परिपथ में दिए गए हैं। शक्ति क्षय होगी, कितनी शक्ति क्षय होगी ये निकालना है। तो हमें यहाँ पर BRMS निकाल लो। BRMS = द 5/√2 आ जाएगा और IRMS कितनी हो जाएगी, ये 2/√2 आ जाएगा। और यहाँ पर फाई = द दिया गया, दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं है, वो 0 दिया गया है क्योंकि कोई कला में अंतर नहीं है। तो पावर P = द BRMS × IRMS वाला फार्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली। तो ये 5/√2 × 2/√2 तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 बटे 2, तो 5 दूनी 10 बटे 2 का मतलब आपका आ जाएगा 5 वाट। तो 5 वाट की शक्ति हो जाएगी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसी का हम लोग डा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगों में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान H/E होता है। यानी अगर हम लोग इसके बीच में आवृत्ति और उसके बीच में निरोधी विभव V और आवृत्ति न्यू के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से जाता है। अगर हम आइंस्टीन के नियम की बात करें तो H/nu = द ये हो जाता है W + K काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है कि तो W बराबर क्या हो जाएगा, H/nu -K आ जाएगा। H/nu -K के केस में हो जाएगा तो H/E के रूप में हमारा यहाँ पर उसमें परिवर्तन होता है। ये हमारा निरोधी विभव हो जाता है K और न्यू के साथ में उसका रिलेशन W, हमारा यहाँ पर ढलान फिक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और अगला सवाल हमारे पास है, एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त करती है 2He4 + 2ZXe, तो 2He - y में जहाँ पर W + W कण है, कौन सा कण निकल रहा होगा यहाँ से। तो आप अभिक्रिया के नीचे प्रोटॉनों की संख्या दोनों की आपकी बराबर है, 2 + Z = 2 + Z हो गया और 4 + A, यहाँ पर क्या है, A
+4 है, A+3 है, तो W का मान हो जाएगा 0n1, मतलब न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन की बात आ जाएगी यहाँ पर। 0n1 विल्सन क्रिया में एक न्यूट्रॉन निकल रहा होगा। तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के खोखले गोले की सतह को आवेशित किया जाता है। इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है, तो केंद्र पर क्या विभव होगा? तो उसके केंद्र पर वही विभव होगा जो उसके तल पे होगा, यानी यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा? ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। यानी जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी 5 सेंटीमीटर का मतलब त्रिज्या की दूरी पर है, वही उसके केंद्र पर होगा। ठीक है, तो एक तल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, वही तल पे होगा, क्योंकि तल की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है, तो वहीं पर वह उसका विभव ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज में के रूप में मोड़ा जाता है। इसकी 2 किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध होगा। वैसे तो ये कोर्स में है नहीं, लेकिन आप आराम से समबाहु त्रिभुज बना सकते हो जिसकी दो भुजाएं समान हो, और उसके बाद में आप प्रतिरोध को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कोर्स में है नहीं, फिर भी पर आपको इस तरीके से समबाहु त्रिभुज बनाना है, फिर उसकी 2 भुजाएं निकाल लेनी है, उनके एक किनारों पर प्रभावी प्रतिरोध को आपको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप लोग हल करेंगे। अगर नहीं हल होगा तो हमें बताइएगा, मैं हल करके आपको बताऊँगा। अब हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है? चुंबकशीलता का। हेनरी प्रति मीटर मात्रक आप लोग याद कर लीजिए कि यह मात्रक चुंबकशीलता का है, यानी म्यू नॉट का आपका मात्रक हो जाता है। एक नाभिक के विखंडन में 3.2 × 10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए हम नाभिक से संबंधित एक नया वीडियो लंबा बनाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। तो हमें प्रति सेकंड n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोवाट के टर्म में इसको जूल बिजली घर के लिए, तो 5 × 10⁻14 लगभग हमने निकाला हुआ है आंसर। ये आपका आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे है, ये मॉड्यूलेशन फिर कोर्स में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप लोग कंपटीशन एग्जाम देते रहते हो, तो इसलिए जो है आप याद कर लीजिए। मॉड्यूलेटरी तरंग की आवृत्ति अगर FM है और इसके तरंग की आवृत्ति FC है, तो मॉड्यूलेटरी तरंगों की बैंड की चौड़ाई होगी 2 FM होती है। FC से कोई मतलब नहीं होता है मॉड्यूलेशन में। अगला क्वेश्चन आपका है, B वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन M द्रव्यमान तथा E आवेश एक लक्ष्य से टकराता है। इलेक्ट्रॉनों से के टकराने की अधिकतम चाल कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों के टकराने की अधिकतम चाल आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। अधिकतम चाल 2EB/√m के बराबर इतनी हो जाएगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा है, एक वृत्तीय चालक कुंडली में धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट बढ़ जाता है। कुंडली का प्रेरकत्व निकालना है, तो आपको सीधा सीधा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला लगाना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। तो E = ये वाला फार्मूला L × dI/dt, यानी ΔI/dt। यहाँ पर डेल्टा I = हो जाएगा 18 में से 16 एम्पियर का हो जाएगा, और डेल्टा T ये आपका हो जाएगा 0.05 का, और E = दिया गया है 20 वोल्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो ये 20 = L × 16 बटे 0.05 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 16 जो है आपका नीचे चला जाएगा, तो ये L = 20 × 10⁻0.05
5 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। अगर ये हम हल करते हो तो आप अपना आंसर निकाल, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। 1/16 यानी 20 से अगर ये हम जो 0 हटा देते हो तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 5 दूनी 10 तो 1/16, 16 से भाग दे दीजिए, जितना आपका आंसर आ जाएगा तो वही आपका आंसर इसमें होगा। यानी हमारे अनुसार से मिली हेनरी में अगर निकालने की कोशिश करो तो इसका जो आंसर है मिली हेनरी में ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट -1 टू द पावर n का क्या है। या एक प्रकार की चाल है, यानी 3 × 10⁻⁸। ये भी क्वेश्चन खूब बहुतायत मात्रा में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता होगी। इसकी विद्युत चालकता हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसकी विद्युत चालकता होती है, वह प्रतिरोध की व्युत्क्रम को कहते हैं, 1/500 हो जाएगी। तो 1/500 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 10⁻³ अगर हम ऊपर ले लेते हैं 2 आ जाएगा 10⁻³ यानी 0.002 ओम इनवर्स, यानी 0.003 ओम इनवर्स, इतना आपका आ जाएगा आंसर। ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वह है घा रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होती है। कौन चीज़? रेडियो अल्फा कण तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं, ये भी उत्सर्जित होते हैं। गामा फोटॉन्स भी प्रोटॉन नहीं होते हैं, यानी आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वह प्रोटॉन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग भागते हैं। कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंग दर किसकी होगी? अधिकतम जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दर अधिकतम होगी, क्योंकि H/m/b होता है, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दर अधिकतम होगी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी तरंग दर सबसे अधिक होगी। चलिए आगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अगले पार्ट की तरफ बढ़ के। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। अवक्षय परत कौन कौन होते हैं? जो पीएन संधि डायोड का मतलब है जो संधि पर अचलित आयन इकट्ठा होते हैं, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिलके ख़त्म हो जाते हैं, खाली वहाँ आयन्स बचते हैं। तो इसका मतलब संधि पर क्या होते हैं? ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोटर होते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? ये आपको सबसे न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। अधिकतम विचलन किसका होगा? बैगनी किरण का अधिकतम विचलन होता है। लाल रंग की चाल सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग की सबसे कम चाल होती है, यानी इसमें आपका जो आंसर सही है वो बैंगनी रंग सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित से आर के अनुक्रमानुपाती है। आर के अनुक्रमानुपाती किसकी तीव्रता है? तो आप बिंदु आवेश के कारण 1/r² हो जाता है, द्विध्रुव के कारण 1/r³ हो जाती है, इसके कारण 1/r² हो जाता है, इसके कारण 1/r³ हो जाती है। आवेशित अनंत चादर σ/2ε0 होती है, जो कि उस पर निर्भर नहीं करती है। रेखीय चालक, ये आपका ऑप्शन सही होगा। रेखीय चालन के अनुसार λ/2πε0r इतनी होती है तीव्रता, यानी गॉस के प्रमेय से अगर हम हल करते हो तो रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें से किसके अनुक्रमानुपाती होती है तो वो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हो आप आराम से। तो
यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। अनंत आवेशी चालक, ये 1/r के अनुक्रमानुपाती होती है अनंत आवेश की अनंत चादर के कारण। यानी कौन सा आपका सही आंसर आ गया? 1/, अनंत आवेश की चादर के कारण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम, XC बराबर 300 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर होगा। कितना होगा कलांतर? XL माइनस XC इक्वल टू द 0 होगा। तो 10 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी उनके अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 10 फाई, तो 10 फाई इक्वल टू द क्या हो जाएगा? XL माइनस XC अपान R होता है। तो XL माइनस XC इक्वल टू द 0/R हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यानी उसके बीच जो कलांतर होगा फाई इक्वल टू द वह 0 होगा। चलिए, तो ये ऑप्शन आपका 0 सही हो जाएगा। डोमेन थ्योरी लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए होती है। डोमेन थ्योरी लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? इनकी अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होती है। अनुप्रस्थ तरंग या चलने की दिशा के लंबवत इसके कंपन होते हैं। यानी विद्युत वेक्टरों के जो कंपन है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, इसलिए यह अनुप्रस्थ तरंग हो गई। अगला क्वेश्चन है अब ये आपके पास क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कितनी होती है? फोकस दूरी का जिसका म्यू सबसे कम होगा उसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी। तो म्यू किसका सबसे कम होता है? नीले प्रकाश के लिए। तो नीले प्रकाश के लिए यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। यदि L/R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक क्या होगा? L/R का मात्रक सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये आपको हल करवा दिया था, चाहो तो आप एक बार पुनः इसको हल कर सकते हो। तो ओमेगा से ऊपर और नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, चलिए हल कर देते हैं। इसको हम बता ही देते हैं आपका कि L/R का सेकेंड इन्वर्स कैसे हुआ। तो L/R जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? प्रतिरोध ओम ओम हो गया, ये कट गया तो 1/ओमेगा बचा। तो 1/ओमेगा का मात्रक सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा ऊपर आकर। तो ये आपका सेकेंड इन्वर्स आपका आ जाएगा। इस अनुसार से ये आपका जो है सेकेंड इन्वर्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए, इतने ही क्वेश्चन आज फिलहाल रखे जाएं। शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? शक्ति स्रोत होते हैं, विद्युत रोधी हो जाते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। और कूलाम अगर देखा जाए तो ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, और ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता है। ये जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। यानी ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर सही होगा, क्योंकि ये विभवांतर का मात्रक है, इसलिए ये आंसर आपका सही होगा। फिलहाल आज के क्रम में अपनी क्लास को फिलहाल इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करते हुए ख़त्म करता हूं। बताओ तो 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं? चलिए देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन हम ख़त्म ही करवा देते हैं थोड़े बहुत। जितना ज़्यादा ख़त्म हो जाए उतने आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। चलिए, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यदि E और H क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को प्रदर्शित करते हैं तो E/H क्या होगा? E/H आपका क्या होगा? यह उसका प्रतिरोध होता है। E/H का मतलब ओम का नियम है, यह उसका प्रतिरोध ओम हो जाएगा। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र किस प्रकार का धारावाही चालक है? तो चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के चारों तरफ केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। गतिमान आवेश होता तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते, लेकिन यहाँ पर चूंकि धारावाही चालक है, चालक में धारा बह रही है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यानी कौन सा बल निर्भर करता है?
तो एक बिंदु आवेश पर द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, यानी F समानुपाती 1/r क्यू। हमेशा जब द्विध्रुव आ जाए तो आर क्यूब पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे बल हो। तो बल F/E/Q ही होता है, तो आर से कोई मतलब नहीं होता है, तो F = Q × E हो जाएगा। तो इसके कारण लगने वाली तीव्रता E हो जाती है, तो 1/r³ पर निर्भर करेगा। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन। और अब ये घा क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा उसके प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होती है उसकी धनात्मक होती है, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। माइनस वाला चिन्ह कभी नहीं आप लगाएंगे, क्योंकि यह उसके ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है। जब हम इतनी ही एनर्जी उसको देते हैं तब वह आयनाइज ऊर्जा कहलाती है। वो ये आपका आंसर सही होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें पहले विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की बात आ गई। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? आपने फाई बराबर आपने पढ़ा है कि E × A हो जाता है। अब यहाँ पर मिलाना है तो फाई = E × A हो जाता है। E का मात्रक अगर हम मान लेते हैं वोल्ट प्रति मीटर है, तो A × मीटर² हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, वोल्ट × मीटर आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अब समबाहु त्रिभुज वाला ये हम आपको बता ही चुके हैं। अगला आप को ये बताना है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R = 100 ओम है, XL दिया गया है 200 ओम, XC आपको 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्ट तथा प्रवाहित धारा के बीच कलांतर शून्य हो जाएगा, क्योंकि XL - XC यह हमेशा अगर 0 हो गए तो उसके बीच कलांतर क्या होगा? शून्य होगा। वो ये प्रतिरोध ही कार्य करेगा। क्रांतिक कोण और ध्रुवण कोण आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना नहीं है। ध्रुवण हमारे पास है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह है डी ब्रॉगली। एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित कणों में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसकी होगी? अब अधिकतम यहाँ पर डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अभी मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होगी, क्योंकि लैम्डा = h/mb पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी लैम्डा अधिक होगी। तो द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा कण इनके द्रव्यमान अधिक होते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होगी। चलिए आज की फिर क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास के लिए हम लोग चलिए एक आधा क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। अभी हमारे पास हैं क्वेश्चन सीरीज में, तो हम आगे हल कर लेते। तो ये है हमारे पास सवाल, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? विद्युत विभव की परिभाषा W बराबर क्या होती है? अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो W = जूल। W का मात्रक जूल हो जाता है। ये कूलाम, जूल पर कूलाम, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध अब आपके कोर्स में नहीं है, बताना चाहता था लेकिन बता सकता था। इतना ही आप अभी तक पढ़िए, और यहीं पर अपना आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। सभी छात्रों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक वीडियो सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें, अधिक से अधिक लोग चैनल सब्सक्राइब करें, यही आपसे अनुरोध है।